नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बात कर रहा हूं चुनावों की। मैं आज हूं रोहिणी कोर्ट्स में, और रोहिणी कोर्ट में नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब कैंडिडेट जो हैं अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। जो डिफरेंट पोस्ट पर जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके अपने मुद्दे हैं, अपना विज़न है, अपनी बातें हैं, अपना उनका एक तरीका है कन्वेंसिंग करने का। मैं लोगों से बात करा रहा हूं आप लोगों की, ताकि आप एक अच्छे और सही कैंडिडेट का चुनाव कर सकें, ताकि एक अच्छी बार बने। अभी मेरे साथ जिनसे मैं बात करने जा रहा हूं, नीतू सिंह है। नीतू सिंह ट्रेजरार की पोस्ट पर इलेक्शन फाइट कर रही हैं। ये पहले एक इलेक्शन 14 में लड़ चुकी हैं, उसके बाद 17 से 21 तक लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं, और इसके बाद 21 में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन चुनावी वायरस जो है वो कभी, दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा, कभी मरता नहीं है। तो वो चुनावी वायरस जो है वो अब 21 में नहीं हुआ सक्रिय, तो अब 25 में हो गया। और इस बार इनको फ़ायदा मिला कि सीट रिजर्व हो गई ट्रेजरार की, तो लेडी मेंबर से सीधा ट्रेजरार की पोस्ट पर ये कंटेस्ट कर रही है। मैं इनसे बात कराऊंगा कि क्या इनका विज़न है और क्यों ये इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। नीतू सिंह, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस चुनावों के दौर में और इस वकीलों के चैनल में। मैं सीधा सा जानना ये चाहता हूँ कि आप पहले लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव रही हैं और बढ़िया एक टेन्योर आपने 17 से 21 का गुजारा है, तो अभी आप ट्रेजरार की पोस्ट पर किस मुद्दे को लेकर के और किस वजह से उतरी? सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इस इंटरव्यू में मुझे बुलाया और मैं आप इस इंटरव्यू में शामिल हूँ आपके सामने। और सर, जैसे कि मैं लेडी मेंबर थी तब भी मैंने लोगों के लिए काम किया। शायद उससे पहले किसी ने शायद ही नहीं किया होगा कि हमने यहाँ पे लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी दी, इंश्योरेंस पॉलिसी हम ही लोग लेकर आए थे। यहाँ पे चैम्बर ब्लॉक में कई प्रॉब्लम थी, वाटर के कनेक्शन को लेके की थी, वाटर कूलर्स नहीं थे हमारे पास में। तो हमने इस तरह के कई काम पहले भी किए थे और जिसमें मैंने भी बढ़ चढ़ के लोगों के लिए काम किया। और आज के टाइम पे सर, जो हम अपनी कोर्ट में प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है यहाँ के यंगस्टर्स, क्योंकि जितने सीनियर्स हैं यहाँ पे उन सभी के पास में चैम्बर्स हैं। जो न्यू जूनियर्स हैं या नए जो हमारे यहाँ पे एडवोकेट्स हैं, उनके पास में सिटिंग्स नहीं है जहाँ पे कि वो अपने क्लाइंट्स डील कर सके, या अपने लिए उनके लिए पास लॉकर की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जिनके पास भी लॉकर हैं वो पुराने लॉकर हैं। तो जो न्यू कमर एडवोकेट है उनके लिए हमारे यहाँ एकोमोडेट करना अभी तक शायद किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं, और मैं इस बारे में सोच भी रही हूँ और मैं जीतने के बाद ये काम करूँगी भी। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे एक वीसी का रूम है, लाइब्रेरी हमारे यहाँ सेकंड फ्लोर पे जो कोर्ट बिल्डिंग में है वो वीसी रूम भी हो गया है, और लाइब्रेरी भी बिल्कुल वो एकदम पंचायत घर लगता है, ना कि एक लाइब्रेरी लगती है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो वीसी रूम है हमारे यहाँ, जो लाइब्रेरी में सेकंड फ्लोर पे कोर्ट बिल्डिंग में है, उसे हम यहाँ चैम्बर बिल्डिंग में इस्टेब्लिश करें, ताकि वीसी पे भी लोग अपनी हियरिंग को कंप्लीट कर सकें, एविडेंसेस करा सकें। प्लस हमारे कुछ फ्लोर्स ऐसे भी हैं जो कि एम्प्टी स्पेसेस हैं, वहाँ पे हम उनको कैबिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। लोग कहते हैं जितने भी न्यू एडवोकेट्स हैं या नॉर्मली जो एडवोकेट है जो बाहर से भी आते हैं, वो अपने आवर के हिसाब से अपनी रिजर्वेशन कराएं और अपने क्लाइंट्स को डील करें। हम वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे उनके लिए, ताकि उनको कोई इश्यूज़ ना हो अगर वो वीसी भी अपने कैबिन में अटेंड कर रहे हैं, ताकि ये ना लगे कि सब में इक्वालिटी रहे और सबके लिए एक इक्वल चांस रहे, ना कि सिर्फ एक इलेक्शन एजेंडा नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है जो न्यू एडवोकेट की है। लेकिन बीइंग ए लेडी अगर मैं पूछूं, तो लेडीज़ की क्या प्रॉब्लम आपके जहन में है जो आप महसूस करती हैं कि रोहिणी बार में लेडीज़ को ये मेजर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको बताएं पहले। सर देखिए, जैसा मैं कह रही हूँ, चाहे मेल एडवोकेट हो या फीमेल एडवोकेट हो, जितनी न्यू फीमेल एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि उनके पास चैम्बर्स नहीं है, या तो उन्हें लेडी बार रूम में बैठना पड़ता है, जो अपने टाइम जो भी उनको टाइम मिलता है कोर्ट हियरिंग के बीच में या कोर्ट में जाने से पहले, उनके एक सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ लेडी बार रूम में, वहाँ पे भी उनके पास लॉकर नहीं है और कोर्ट बिल्डिंग में भी नहीं है। लेकिन मैंने सुना लेडी बार रूम तो बहुत इनसफिशिएंट है, जो तादाद आपकी करीबन 816-20 के करीब है, तो उनके लिए तो सफिशिएंट नहीं है। तो सब लोग तो वहाँ नहीं बैठ सकते, और बैठ भी जाएं तो लिटिगेंट्स के साथ कहाँ, अपने क्लाइंट्स को कहाँ डील करें? सर, मैंने वही सोल्यूशन आपको बताया कि चाहे वो मेल एडवोकेट हो चाहे फीमेल एडवोकेट हो, बात यह है कि जो न्यू एडवोकेट्स हैं हमारे यहाँ, चाहे या पुरानी भी एडवोकेट है जिनके पास चैम्बर्स नहीं है, उनको सबसे बड़ी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उनकी क्लाइंट डीलिंग है या फाइल डीलिंग है या एविडेंस डीलिंग है, जो कि सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी में कंप्लीट इफिशिएंट नहीं है सभी के लिए। तो उसी की फैसिलिटी को हम एमिनेंटली पूरी तरीके से जो प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो कोर्ट चैम्बर बिल्डिंग में अवेलेबल है स्पेस, जो एम्प्टी स्पेसेस हम यूज़ करते हैं या सिर्फ वैसे ही। ठीक है। और लेडी की कोई प्रॉब्लम, लेडी लॉयर्स की?
सर लेडी लॉयर्स की तो एज़ कहूँ तो लॉयर्स हैं तो शायद हमें इनसिक्योरिटी या यहाँ पे कोई अदर प्रॉब्लम तो मैं नहीं लगता कि एडवोकेट्स यहाँ पे इनफ नहीं है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। और अगर कोई छोटे मोटे मुद्दे होते हैं तो हम साथ में खड़े होते हैं एक दूसरे के। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, तो एक महिला से एक जो पढ़ी लिखी एडवोकेट महिला है वो काफ़ी सक्षम है अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर वो अपने आप ही सुलटाएंगी समस्याएं तो फिर उनको ट्रेजरार की लेडी सीट पर या किसी और लेडी मेंबर की क्या जरूरत है? आपका क्या रोल है? आपने प्रॉब्लम क्या देखी, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर देखिए, जो फीमेल एडवोकेट्स हैं हमारे यहाँ पे ना कोई लड़ाई झगड़ा हम करने वाले नहीं, हम प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं। लेकिन आपके यहाँ तो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े लेडी एडवोकेट्स के होते हैं। सर छोटे मोटे झगड़े हर जगह होते हैं। छोटे मोटे नहीं होते, बड़े सीरियस भी होते हैं, बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। सर जो एलिगेशन लगते हैं वो बाद में बात करके सुलझाए भी जाते हैं। ऐसा कोई झगड़ा नहीं जो सुलझाया ना जा सके बात करके। बार का कोई रोल नहीं है उसमें? सर बार का डेफिनेटली रोल होता है कि अगर दो लोगों के बीच में या कईयों के बीच में कोई झगड़ा हो गया है तो डेफिनेटली हम उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। हम भी जब कमेटी में थे हम कमेटी बनाते थे, उन लोगों को दोनों को डिस्कशन करते थे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का एक वे निकालते थे, क्योंकि एडवोकेट्स हैं, आपस में अगर बिगाड़ के चलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और हम दूसरों के सामने एग्जाम्पल क्या सेट करेंगे कि हमारी आपस में नहीं बनती। तो हम आपस में हमेशा कोशिश करते हैं और हम एक व्यू और एक मीडियम बनते हैं अपने एडवोकेट्स के लिए, चाहे वो महिला अधिवक्ता है चाहे वो मेल अधिवक्ता है। हम दोनों के लिए चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना बढ़े, आगे हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सर क्रैच की फैसिलिटी यहाँ पर है, मुझे पता लगा, लेकिन मेरे को बहुत सारी लेडी एडवोकेट्स ने कहा कि वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में बना है, हाई कोर्ट में भी बना है क्रैच। तो वहाँ की तर्ज पर यहाँ क्यों नहीं बन पाता? सर देखिए, एक तो रोहिणी कोर्ट का जो स्पेस है बिल्डिंग का वो बहुत छोटा है, हमारे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं। और जो हमारे पास क्रैच अभी करंट में है, जिस टाइम पे हम कमेटी में थे सर 17 में हमने क्रैच को रिनोवेट किया था, नए टॉयज़, नई बेडशीट और हर बेसिक फैसिलिटी बच्चों के लिए अवेलेबल कराई थी। लेकिन मैं खुद भी अभी बीच में पिछले 2-3 सालों से रेगुलर क्रैच में मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों से मिलने के लिए जाती हूँ वहाँ पे। तो वहाँ मैंने देखा है कि जो रेनोवेशन तो छोड़ो आप, एक जो पेट्स कंट्रोल होता है सर वो भी नहीं था। वहाँ बड़े बड़े चूहे इस तरह से घूमते थे कि जैसे बच्चों के साथ में वो रनिंग करने आए हों। तो अगर इस तरह की हालत में कौन लेडी लॉयर अपने बच्चे को वहाँ छोड़ेगी? सर देखिए, मैं इस बारे में करंट कमेटी की लैकिंग बोलूँगी कि उन्होंने उस चीज़ को नहीं मॉनिटर किया, क्योंकि जब तक हम लोग थे हमने उस चीज़ को मॉनिटर भी किया, हमने बच्चों का ध्यान भी रखा, बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए हमने वो ध्यान रखा। और मेरे साथ ये बातें कई एडवोकेट्स जो हस्बैंड वाइफ एडवोकेट हैं यहाँ पे अपने बच्चों को क्रैच में लाते हैं, मैंने उनको एश्योर किया है कि मैं इस कमेटी में, क्योंकि मेरे हाथ में भी पावर नहीं है, मैं उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं जीत कर जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली बच्चों का ध्यान रखूँगी, क्योंकि बच्चे अगर सलामत रहेंगे तो हमारे वकील भाई भी अपने सही तरीके से काम कर पाएंगे, उनको एक एश्योरेंस चाहिए कि उनका बच्चा एक सिक्योर एटमॉस्फेयर में रह रहा हो। हमारे पास स्पेस छोटा है लेकिन कम से कम हम एमिनिटीज़ तो प्रॉपर दे सकते हैं ना बच्चों को। तो लेडी बार रूम की भी हालत लेडीज कहती हैं कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपका क्या कहना है? सर लेडी बार रूम में कहते मेरा सिंपल आपको वही आंसर है, जिस तरह से क्रैच मैनेज नहीं हुआ ठीक वैसे ही लेडी बार रूम भी मैनेज नहीं हुआ। लेडी बार रूम में सोफे और टेबल तो एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन उनकी एक जो इक्वली मैनेजमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं है, ना ही वहाँ पे रिनोवेशन है। तो दोनों ही चीज़ लैकिंग पॉइंट पे रही जो करंट कमेटी ने नहीं लुका। उस अभी करंट कमेटी में भी लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव है, और लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ वो दोबारा भी कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो लगता है कि उन पे लोगों को विश्वास नहीं रहा। सर इस मामले में तो मैं मत के हिसाब से जो जनता डिसाइड करेगी या जो लॉयर्स डिसाइड करेंगे वही बता पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें सिंह का क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि एज ए लेडी मेंबर वो रही हैं अपने 4 साल के टेन्योर, 4 साल पूरा लगभग होने वाला उनका, उन्होंने इस चीज़ पे लैकिंग पॉइंट रखा, ना तो उन्होंने क्रैच देखा ना तो लेडी बार रूम देखा, और शायद उन्होंने क्या देखा मुझे नहीं पता। मैंने देखा है कि मैनेजमेंट और रिनोवेशन तो ज़ीरो रहा है, कुछ भी नहीं उन्होंने लुक आफ्टर किया। नीतू सिंह करेंगी ये, इसका भरोसा कैसे लेडी लॉयर्स कर लें? सर मैंने काम किया था, मैंने आपको बोला कि मैं लेडी मेंबर थी तो मैंने क्रैच भी देखा, मैंने लेडी बार रूम भी देखा, और मैनेजमेंट को सिर्फ लेडी बार रूम या मैंने क्रैच के साथ साथ कोर्ट चैम्बर बिल्डिंग को भी देखा, लोगों की सोशल सिक्योरिटी भी देखी, हर मुद्दे को देखा और रैशनली मैंने उस पर काम भी किया। एक और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम आती है, उनको समस्या आती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में उनके साथ सही बिहेवियर नहीं होता है मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। मैं सेशन जज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ यंग लेडी लॉयर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, उन्हें लगता है कि उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या उनको इंसल्ट किया जा रहा है। क्या ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने समस्याएं आई?
सर मैंने कई बार ये चीज़ें मेरे को कुलीग से या जो यंगस्टर एडवोकेट है उनसे सुना है मैंने कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं उनके साथ में। और अगर कभी किसी महिला अधिवक्ता ने इस तरह की चीज़ फेस की है तो मैं खुद भी गई उनके साथ में कि इस तरह की चीज़ अगर हो रही है तो उसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम बार एक ऐसी चीज़ होती है जो फ्रंट फेस है जो कॉमन एडवोकेट्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, चाहे वो महिला अधिवक्ता हो चाहे यंगस्टर एक नया मेल एडवोकेट हो। हमें अगर हमारे अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा कोर्ट में तो फिर उस कोर्ट को चलने ही क्यों देंगे। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? सर देखिए, जब कभी भी बार एसोसिएशन एक होती है तो वो फ्रंट फेस है एक जुडिशरी और कॉमन एडवोकेट्स के बीच में। ज़्यादातर जैसे हम जिस टाइम पे टेन्योर में मैं रही थी, हम लोग सेशन जजेस करते थे, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। जिन जजेस का एरोगेंट बिहेवियर था उसको वो खुद मॉनिटर करते थे और उनको लुक आफ्टर करते थे। और अगर ऐसी सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू है तो हम इसको सोल्यूशन बैठकर ही बात करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हम उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन आरोप तो ये लगता है कि जीतने के बाद जुडिशरी की चमचागिरी, बटरिंग जिसे कहते हैं, वो शुरू हो जाती है बनस्पत इसके कि एडवोकेट्स के वेलफेयर की वहाँ बात की जाए, मीटिंग्स में उनके बिस्किट और चाय ले करके, और उनकी बटरिंग होती ताकि वो उनको एलसी अपॉइंट कर सकें या उनके चेतों को एलसी दे सकें। इस तरह की शिकायतें आम एडवोकेट को हैं, क्या ये सच है? सर देखिए, मैं 4 साल मैं खुद भी कमेटी में रही हूँ। मैंने आज तक तो ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की नहीं। हम फ्रंट टू फ्रंट बात करते थे। मैं जिस कमेटी में थी मेरे सभी जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर थे सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे। उनमें ऐसी चीज़ तो मैंने देखी नहीं। और मैं खुद 4 साल रही कमेटी में। मैं सिंगल टाइम भी सर रोहिणी कोर्ट में ना तो मेरे पास लीगल एड का कोई पैनल था, ना मैं खुद कभी अपने चेतियों को, जो आपकी जो फ्रेंड्स रही होंगे, जो सपोर्टर रहे होंगे। नहीं सर, नेवर सर। हमारे यहाँ एक रीज़न था। हमारे यहाँ जब हमारे सेक्रेटरी साहब थे राकेश चार सर, उन्होंने जितने नए एडवोकेट्स थे उनकी एक लिस्ट बनवाई। हमने सीक्वेंस अकॉर्डिंग उनके डिटेल भेजे, कार्ड भेजे। उन्होंने जो भी ACMM की कोर्ट्स होती थी उनको वो रिसीवर अपॉइंट करते थे। कमेटी से कोई सिंगल पर्सन ही रहा होगा शायद ही जिसको उन्होंने कभी भी रिसीवर अपॉइंट कराया या उनके किसी चहेते को अपॉइंट कराया। और प्रेजेंट कमेटी में ये प्रथा लागू रही या बदल दी गई? सर शायद ये कंटिन्यू इन्होंने करा है, ये मैंने सुना है। इस तरह से मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि इन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन मैंने जो चीज़ें नहीं देखी मैं उसके बारे में एश्योरेंस नहीं कर सकती। ठीक है, आपने बिल्कुल डिप्लोमेटिक इसका आंसर दिया है। आप किसी का ना बुरा बनना चाहती हैं, लेकिन अगर आप अपने सपोर्टर्स, जो कोर सपोर्टर हैं आपके, जो आपको इलेक्शन फाइट करा रहे हैं, अगर उनको आप ये बता देंगे कि मैं आपको LC भी नहीं दिलाऊंगी, मैं आपको कोई और फेवर भी नहीं दिलाऊंगी, तो वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे, बताओ तो? सर मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरे को खुद 13 ईयर कंप्लीट हो गए, और मेरे को इलेक्शन लड़वाने वाले मेरे सीनियर है जो कम से कम 35-30 साल की प्रैक्टिस होल्ड करते होंगे। तो उन्होंने मेरे साथ कभी इस तरह से ना तो कभी एक्सपेक्टेशन रखी। उनका एक ही मोटिव है कि भाई हम नीतू को जिता सके ताकि बाहर में वो कोई काम कर सकें। यंग फ्रेंड्स नहीं है आपके जो यंगस्टर्स? सर जितने मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, और मैं सिंपली आपको यही बोल रही हूँ, जितने इस कोर्ट में यंग एडवोकेट हैं वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और मैं एक इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। जब मैं जीत कर जाऊँगी तो मैं भी सबकी लिस्ट कॉल करूँगी, जैसे हमारी कमेटी में पहले रहा था। हम सबको सीक्वेंस अकॉर्डिंग एक चांस देंगे, क्योंकि जो नया एडवोकेट होता है सर स्टाइपन पे उनकी लाइफ गुजर नहीं सकती। तो एक ये अगर रिसीवर कोई अगर आपके साथ दिन रात लगा, वो उम्मीद ना करे कि उसको अगले बार जीतते ही LC मिल जाएगा। सर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। मैं सबको इक्वल चांस दूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ चलने वाले वो यहीं के मेंबर हैं, सबको इक्वल चांस मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बात कही। अब मैं आपको माइक दे रहा हूँ फ्री। वोटर्स आपके सामने हैं, क्या अपील आप वोटर से करना चाहती हैं, करें जिस बेस पे लोग आपको वोट करें? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं ट्रेजरर के पद पे इलेक्शन लड़ रही हूँ। एज ए लेडी मेंबर मैंने आप सभी का विश्वास जीता, आप सभी ने मेरा भरपूर साथ दिया, और मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ रोहिणी कोर्ट में, जहाँ पे कि लोगों ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी दिया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को मौका दें, क्योंकि जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है या आप सबके बीच में रहता है वही आपकी समस्या को समझ सकेगा। चाहे वो मेरे यंग लॉयर बहन भाई हैं या मेरे सीनियर्स हैं, वो भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसके अलावा आपकी बातों को कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि जिसको सिर्फ इलेक्शन में दिखना है वो सिर्फ नमस्ते करके इलेक्शन निकाल के आपके घर बैठ जाएगा, उसके अलावा आपकी प्रॉब्लम से उसको कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मौका दें, और मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी, आपके साथ खड़ी रहूँगी। थैंक यू नीतू, और बेस्ट विशेस। हम उम्मीद करते हैं कि वोटर्स जो हैं सही अब सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भले ही कोई इनको कितना भी सपोर्ट कर रहा हो, ये उसको एक्स्ट्रा फेवर नहीं देने वाली हैं। इनके लिए सब बराबर हैं, एक अच्छी बात है। और इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, ये उससे भी अच्छी बात है। तो दोस्तों,
मैं और लेडी मेंबर से जो अभी ट्रेजरर की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही है या लेडी मेंबर पर कर रही हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी आपकी बात कराऊं। आपने नीतू सिंह को सुना, अब आपके ऊपर है, आपको सिलेक्शन करना है, आपको कंपैरिजन करना है, आपको जांचना है कि इन्होंने कितना सच बोला, इनका पिछला टेन्योर आपने देखा है। अगर आपको लगता है कि वाकई इनको दोबारा चांस देना चाहिए तो आप जरूर दीजिएगा। बाकी आपके सब हाथ में है, ये सब आपने तय करना है। कोई इसमें कास्टिज्म नहीं है, कोई इसमें रेसिज्म नहीं है, कोई इसमें रिलीजन की बात नहीं है, कोई एरियाइज्म की बात नहीं है, मीन्स किसी तरह का इज्म नहीं है। केवल काम और काम और काम करने का विजन और काम करने की लगन और उनकी नीयत, इन चीज़ों को आपको परखना है, देखना है और इसके ऊपर तोल करके कसौटी पर आपको वोट करना है। आपका वोट बहुत कीमती है दोस्तों। मैं बार बार हर बार जब भी किसी कंटेस्टेंट से या किसी कैंडिडेट से बात कराता हूं तो मैं आपको यही कहता हूं कि बिल्कुल किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना जाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज़ पर ना जाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया कोट्स पर ना जाएं। केवल उनका विजन देखें, उनकी नीयत देखें और उनके पिछले कामों को देखें, तभी आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू नीतू।